हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपको बताने वाले हैं सोसाइटी ऑफ द स्नो मूवी को शॉर्ट में। तो गाइस ये रियल बेस्ड स्टोरी है। रियलिटी में 1972 में जो प्लेन क्रैश हुआ था उसी के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट कर लेते हैं स्टोरी को। 13 अक्टूबर 1972 में यूरोपियन प्लेन एंडीज़ की पहाड़ियों में क्रैश हो गया था, जिसमें 40 पैसेंजर्स थे और 5 क्रू मेंबर्स थे। तो यहाँ पे कंडीशन दिखाई जाएगी कि वो लोग कैसे अपने जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए लड़ रहे थे। वहाँ पर इतना ज़्यादा वहाँ पे बर्फ़बारी थी, आए दिन तूफ़ान आ रहे थे। तो किस तरीके से वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे अपनी लाइफ के लिए और कितने लोग बचे और कितने लोग वापस आए, ये सारा इस मूवी में हम आपको बताएंगे। तो 1972 अक्टूबर में एक मैच चल रहा है रग्बी का ग्राउंड में, जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। रोबर्टो है, नैंडो, डैनियल, कोको। तो ये हमें एक मैच दिखाया जाता है एंड देन मैच के बाद टीम डिस्कस कर रही होती है अपने बारे में कि भाई तुमने बॉल पास नहीं की वगैरह वगैरह, ऐसा चल रहा होता है। तभी एक पर्सन आता और कहता है कि तुम सबने ट्रिप के पैसे हमें दे दिए या नहीं, क्योंकि अब लास्ट टाइम है, जल्दी से हम जाने वाले हैं। सबका एक ट्रिप होता है चिली का, तो सब लोग पैसे सबमिट करा रहे होते हैं। उसमें एक कोको होता है, गैस्टोन है, डैनियल है, रोबर्टो, नैंडो, मार्सेलो, सारे लोग होते हैं और सारे पैसे सबमिट करा देते हैं। दूसरी तरफ जो रग्बी टीम का एक प्लेयर होता है पांचो, उसी का एक फ्रेंड होता है नुमा, वो भी उनके साथ जाने के लिए रेडी होता है। तो ये लोग भी अपने पैसे वैसे जमा करा देते हैं और ट्रिप के लिए निकलते हैं। फ्लाइट का टाइम आ जाता है जो चिली जाने वाली थी। तो अब पूरा एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे काफ़ी सारे पैसेंजर्स आते हैं। कुछ तो ये सारे टीम के हो गए, जो रग्बी टीम के प्लेयर्स थे, बच्चे थे, सारे 24 से 25 साल की एज के थे। कुछ और पैसेंजर्स भी थे, वो भी हमें दिखाए जाते हैं। एक कपल होता है जो अपने बच्चों को केयर टेकर के पास छोड़कर जा रहा होता है। तो इस तरीके से हमें काफ़ी सारे लोग दिखाए जाते हैं। अब फ्लाइट स्टार्ट हो जाती है, लोग बैठ जाते हैं। उससे पहले ही नुमा अपने कैमरे से सबके साथ एक फ़ोटो निकाल लेता है कि कितने पैसेंजर्स हम साथ में जा रहे हैं। नुमा को ऐसा लगता है कि मैं जानता तो यहाँ पे बहुतों को नहीं हूँ, बट ऐसा लग रहा है कि मेरा सबके साथ कोई ना कोई एक रिलेशन है। अब जैसे ही वो लोग सब बैठ जाते हैं, वहाँ पे कुछ लोग डिस्कस भी कर रहे होते हैं कि हम पहाड़ियों के पास जा रहे हैं और मैंने सुना है ये पहाड़ियाँ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, खींच लेती हैं। तो लोग हंस रहे होते हैं इन्हीं बातों को लेके। लेकिन तभी प्लेन में कुछ गड़बड़ होने लगती है। पहले तो लोग डर जाते हैं, बट जो पायलट है वो बार बार अनाउंसमेंट कर रहा होता है कि सीट बेल्ट बांध लीजिए, हम थोड़ी ही देर में सैंटियागो चिली में पहुँच जाएंगे। बट अचानक से प्लेन क्रैश हो जाता है। लोगों को समझ नहीं आता क्या हो रहा है और प्लेन क्रैश होता है बिल्कुल पहाड़ियों में। आधा पार्ट उसका हवा में उड़ जाता है। उसी टाइम आधे लोग वहीं से गिर जाते हैं प्लेन से और ऑन द स्पॉट मर जाते हैं, और दूसरा आगे का पार्ट एक जगह क्रैश होके रुक जाता है। जब क्रैश होके रुकता है तो लोग जब होश में आते हैं तो देखते हैं किसी के हाथ में लगी हुई है, किसी के पैर में लगी हुई है। आधे से ज़्यादा लोग मरे हुए होते हैं उसमें। तो इस तरीके की सिचुएशन उन लोगों ने हैंडल की थी। एट लास्ट मतलब 30 लोग बचे थे 40 में से। पायलट भी मर चुका था, पायलट बस थोड़ा सा होश में था। तो जो लोग जिंदा होते हैं वो पायलट के पास जाके पूछते हैं कि रेडियो वर्क कर रहा है या नहीं, हम रेडियो से इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। बट पायलट भी इतना होश में नहीं होता और रेडियो भी ख़राब हो चुका होता है, और तभी पायलट भी मर जाता है और ये लोग रेडियो के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन भी आगे पास आउट नहीं कर पाते। तो यहाँ पर एक बहुत ही बुरी कंडीशन होती है। प्लेन आधा टूटा हुआ उनके पास होता है, वो उसमें ही डेड बॉडीज़ भी होती हैं, उसी में घायल लोग भी होते हैं, ये सारे बैठे होते हैं। दिन तो जैसे तैसे कट जाता है, बट रात में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, यानी टेम्परेचर जब माइनस में चला जाता है, इतनी ज़्यादा ठंड होती है, तो लोगों का रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ना तो उनके पास इतने हैवी कपड़े होते हैं, ना ही कुछ होता है। तो जैसे तैसे वो सारा अपना लगेज लगा कर, जहाँ से टूटा हुआ प्लेन होता है वहाँ पर सारे अपने बैग्स वगैरह लगा कर वो बैठ जाते हैं। बट फिर भी कुछ लोग रात में ही ठंड में मर जाते हैं, यानी धीरे धीरे लोग अब वहाँ पर मर रहे थे। अब सुबह का टाइम होता है, उसमें से कुछ लोग जो यंग होते हैं वो बाहर निकलते हैं। मौसम में थोड़ी धूप होती है तो वो लोग सोचते हैं कि अब प्लेन में थोड़ी जगह बनाई जानी चाहिए। प्लेन को साफ़ करते हैं, अंदर से सारी डेड बॉडीज़ को निकाल कर एक साइड रखते हैं। जख्मी लोगों को भी बाहर निकालते हैं कि ताकि धूप लगे उन्हें, तो वो थोड़ा ठीक हो पाएँ। उनमें से जो 2 लोग होते हैं वो डॉक्टर होते हैं, तो वही लोग ट्रीटमेंट कर रहे थे। जितना भी खाना होता है किसी के भी बैग में, सारा खाना सब कुछ निकाल कर एक सूटकेस में रखा जाता है ताकि वो लोग खाना खा सकें, बट खाना इतना होता नहीं है। अब ये सारा काम करने के बाद सेकेंड डे हो जाता है, दिन फिर वही कट जाता है। रात में वो लोग अब इस तरीके से एक कपड़ा सा लगा देते हैं जिसकी वजह से ठंड इतनी अंदर ना आए प्लेन के अंदर। तो वो लोग फिर सेकंड डे इस तरीके से वो अपने दिन काट रहे होते हैं। फिर थर्ड डे वो ट्राई करते हैं, एक बर्फ़ में बड़ा सा प्लस का साइन बनाते हैं बैग्स की हेल्प से, ताकि प्लेन वहाँ पे कोई भी ऊपर से आए तो वो देख सके और वो लोग मदद के लिए चिल्ला सकें। वो लोग ऐसे ही ट्राई करते हैं और कुछ प्लेन नीचे की तरफ आते भी हैं। उन्हें लगता है कि प्लेन ने उन्हें देख लिया, बट ऐसा नहीं होता। वो पहले तो बहुत खुश होते हैं, बट बाद में उन्हें रियलाइज़ होता है कि कोई उन्हें देख ही नहीं पा रहा। उनमें से एक होता है मार्शेलो, जिसे पूरी उम्मीद होती है कि जो
उनकी गवर्नमेंट है वो उन्हें ढूंढ ही लेगी। उसे पूरा यकीन होता है कि एक टीम जो है ज़रूर आएगी उन्हें बचाने के लिए, रेस्क्यू टीम, और यही होप वो सबको दिला रहा था कि हमें उस टाइम तक थोड़ा ज़िंदा रहना है, थोड़ी कोशिश करनी है, और जितना खाना है वो थोड़ा हमें खाना है ताकि हम जिंदा रह सकें। अब प्लेन में जो जख्मी लोग हैं उनके लिए अंदर ही अलग सेपरेट जगह बनाई जाती है। सीट बेल्ट्स को लेके वो लोग एक झूला टाइप बना देते हैं जिसमें जख्मी लोगों को लिटा देते हैं, क्योंकि वो लोग चल फिर नहीं पा रहे थे, उनका वहीं पर ट्रीटमेंट हो रहा था। कुछ लोग, 2-3 लोग जो है प्लेन का जो आगे का हिस्सा इधर उधर जो टूटा था पास में ही, वहाँ ढूंढने जाते हैं। वहाँ तक वो जब पहुँचते हैं तो वो रियलाइज़ करते हैं कि वो थोड़ा ही ऊंचाई पे चढ़े थे और उन्हें जहाँ पर उनके लोग थे, जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ था, वो नज़र ही नहीं आ रहे थे। तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि जब हमें इतनी हाइट से नज़र नहीं आ रहे तो और हाइट से, यानी कि जो ऊपर से प्लेन गए होंगे, उन्हें हम लोग नज़र आए ही नहीं होंगे। तो वो लोग वहाँ जाते हैं तो रेडियो ढूंढने, बट वहाँ पे उन्हें रेडियो नहीं मिलता। अब 6 दिन हो गए हैं इसी चीज़ को होते होते, खाना पूरा ख़त्म हो चुका है, उन लोगों के पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है। जिसमें से कुछ लोग हैं, जैसे नैंडो है, वो बहुत ही ज़्यादा वो चाहता है कि भाई मैं जीना चाहता हूँ। उसका साफ सिद्धांत है कि मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता हूँ और मैं जीने के लिए यहाँ की जो डेड बॉडीज़ हैं उन्हें भी खा सकता हूँ। तो उसमें कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि ये बहुत गलत होगा, डेड बॉडी को खाना, ये इलीगल है, बट कुछ लोग कहते हैं कि हमें भी तो जीने का हक है, हम कैसे जिएं। भगवान ने हमें इस सिचुएशन में डाला है तो इसका कुछ तो सॉल्यूशन निकालना होगा। तो कुछ लोग उसमें कहते हैं कि भाई हमारा टॉयलेट बिल्कुल ब्लैक हो चुका है, हम क्या करें, कुछ तो खाना ही पड़ेगा जीने के लिए। तो फिर सब लोग कोशिश करते हैं कि भाई अब हमें डेड बॉडीज़ खा लेनी ही चाहिए। 27 लोग बचे हुए हैं, जिसमें से नैंडो की बहन भी अब बिल्कुल मर चुकी है, वो भी जख्मी हो चुकी थी, तो वो भी अब ख़त्म हो गई है। 9th डे चल रहा है, अब लोगों ने बॉडीज़ खाना स्टार्ट कर दिया है। उसमें से 2 भाई हैं, वो लोग ये काम करते हैं, बाहर जितनी भी बॉडीज़ है लोगों को नहीं बताते वो किसकी बॉडी का क्या पार्ट लाए हैं, बाहर ही कट करके उनको छोटे छोटे पीसेस करके वो सारे लोगों में डिवाइड कर देते हैं। अब जब वो लोग मलबा निकाल रहे थे और 2-3 सूटकेस निकाल रहे थे, तो उसमें से उन्हें एक रेडियो मिलता है। उस रेडियो को रॉय जो है वो ठीक कर देता है बिल्कुल अच्छे से साफ़ सुथरा करके, तो वो चलने लगता है। जैसे ही चलता है तो उन्हें एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे जो मार्सेलो, जिसको सबसे ज़्यादा फेथ होता है कि रेस्क्यू टीम आएगी, वो चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, बिकॉज न्यूज़ आ चुकी थी रेडियो पे कि वो लोग बहुत टाइम से उस प्लेन को ढूंढ रहे हैं और उन्होंने काफ़ी सर्च ऑपरेशन किए हैं और उन्हें वो प्लेन नहीं मिला, इसलिए उन्होंने घोषित कर दिया है कि सारे ही लोग मारे जा चुके हैं और उन्होंने ढूंढना बंद कर दिया है प्लेन को। अब उनका काम है कि वो अगले साल जब थोड़ा मौसम नॉर्मल होगा तो वहाँ का मलबा निकालेंगे। तो ये वाली जो खबर सुन के सारे लोग हताश हो जाते हैं, रोने लगते हैं कि अब तो हमारे पास कोई सोल्यूशन ही नहीं बचा, मतलब अब तो हमें कोई ढूंढने आएगा ही नहीं, सबने यही मान लिया कि हम मर चुके हैं। तो ये न्यूज़ सुन के सारे बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बट उनमें से कुछ लोग हैं जैसे रोबर्टो है, नैंडो है, वो लोगों को दिलासा दिलाते हैं कि अब हमें ही कोशिश करनी होगी, हमें ही आगे जाना होगा। और नैंडो को पूरा यकीन होता है कि इस पहाड़ी के पीछे है चिली है, जहाँ पे हमें लेक नज़र आएगी, नदी नज़र आएगी, हरी भरी पहाड़ियाँ हैं, हमें बस वहाँ तक जाना है और कुछ नहीं। अब वो लोग प्लेन का जो दूसरा हिस्सा जो चलते हुए टूट गया था वो हिस्सा ढूंढने में जाते हैं। 2-3 लोग जाते हैं, बट वो लोग बिना ऐसी प्रिपरेशन के जाते हैं, सीधा निकल जाते हैं। रात में जब पहुंचते हैं तो रात में तूफ़ान आ जाता है, तूफ़ान की वजह से वो लोग फंस जाते हैं और सुबह मरी हुई हालत में वापस आते हैं। तो ये लोग रियलाइज़ करते हैं कि बिना प्लानिंग के जाने में कंडीशन और ख़राब हो सकती है, क्योंकि रात में बर्फीली पहाड़ियों पे बहुत ही अच्छा खासा तूफ़ान आता है जिससे बचना बहुत ही नामुमकिन है। अब नूमा जो कि पहले बॉडीज़ खाने के लिए रेडी नहीं था, उसकी इतनी गंदी कंडीशन हो जाती है कि जो उसका फ्रेंड होता है वो कहता है कि थोड़ा सा पीस तो खा लो, तो वो थोड़ा सा पीस जो है खा लेता है, बट वो उसे चबा नहीं पाता। जो उसकी अंदर की फीलिंग होती है वो बहुत बेकार होती है, क्योंकि वो खाना नहीं चाहता था। अब धीरे धीरे जो लोग वहाँ पर रह रहे थे वो सब एक दूसरे को बोल देते हैं कि भाई अगर मैं मर जाता हूँ तो तुम लोग मेरी बॉडी यूज़ कर सकते हो खाने के लिए। इस तरीके से सब अपना अपना कंसेंट एक दूसरे को दे देते हैं। 17 दिन हो गए हैं, अब लोग थोड़ा सा उन लोगों को नॉर्मल से हो रहे हैं, वो लोग वहीं पर बैठे हुए हैं। एक रूटीन बन गया है कि सुबह क्या करना है, शाम को कैसे बचना है तूफान से। सारे प्लेन के अंदर बैठे हुए चिल कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, शेरो शायरी कर रहे थे। तभी अचानक से बर्फ़ का इतना बड़ा तूफान आता है और सारे बर्फ़ के नीचे धंस जाते हैं। जो उनका प्लेन होता है जिसमें वो लोग अंदर बैठे होते हैं वो पूरा अंदर धंस जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इस धंसने में भी 2, 4, 5 लोग और मर जाते हैं। वो धीरे धीरे करके कुछ लोगों को निकाला जाता है जो जिंदा होते हैं, बाकी लोग मर जाते हैं। 4 दिन हो जाते हैं उन्हें अंदर बर्फ़ के नीचे दबे हुए। अब वो लोग कैसे क्या खाएं, क्योंकि पहले तो होता था वो जो 2 भाई हैं वो बाहर जाते थे, कुछ बॉडीज़ को काट कर लाते थे, खा लेते थे। अब वो क्या चीज़ खाएं, क्योंकि वो बाहर जा ही नहीं पा रहे। तो उनमें से जो रोबोटो होता है वो वहीं पर एक बॉडी को काटता है और लोगों में बांटना शुरू कर देता है। कहता है कोई और सोल्यूशन नहीं है। ये सब देख के नूमा बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में भी आ जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से तोड़फोड़ मचाने लगता है।
रास्ता खोलने का ट्राई करने लगता है क्योंकि वो दबे हुए हैं अंदर, और इसी तोड़फोड़ में उसके पैर में लग जाती है बहुत तेज़ी से। 4 दिन बाद नूमा को, जैसे वो खुदाई कर रहा था, उसे आसमान दिखाई देता है और वो लोग 4 दिन बाद बर्फ़ में धंसे हुए से बाहर निकल कर आते हैं। अब 34 डेज़ उन्हें हो चुके हैं, नूमा के पैर में काफ़ी ज़्यादा चोट लग चुकी है। अब 36th डे को 4 लोग और वॉलंटियर बनते हैं और दोबारा से जगह ढूंढने जाते हैं कि हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। उसमें नूमा भी साथ में जाता है, बट नूमा थोड़ा ही आगे चलता है, उसके पैर में दर्द होने लगता है और वो वापस आ जाता है। नूमा बताता है कि मेरे बस की तो नहीं है आगे चलना, बट वो लोग तीनों जो गए हैं वो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल कर आएंगे। 3 जो लोग गए थे वो 4-5 दिन बाद वापस आते हैं और कहते हैं कि हमें कुछ रास्ता तो नहीं मिला, बट प्लेन का जो आगे का दूसरा हिस्सा था वो मिल गया। वहाँ पे हमें प्लेन की बैटरीज भी मिल गई हैं, रेडियो भी मिल गया है, और अब बस हम रेडियो ही स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। रेडियो स्टार्ट होते ही हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वो लोग ये इन्फॉर्मेशन देने आते हैं, उन्हें रम की बॉटल्स मिलती हैं, चॉकलेट्स मिलती हैं, वो सब लेकर आते हैं। नूमा चॉकलेट खा लेता है क्योंकि नूमा बॉडीज़ नहीं खा रहा था। उसके बाद वो लोग दोबारा जाते हैं, रेडियो स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, बट रेडियो स्टार्ट नहीं हो पाता। तो यहाँ पे वो दोबारा से डिप्रेस्ड हो जाते हैं। बट उन्हें एक कपड़ा मिल जाता है जो कि एक वाटरप्रूफ कपड़ा होता है और वो बहुत क्वांटिटी में होता है। वो सोचते हैं कि इस कपड़े का हम किसी तरीके से तो यूज़ करेंगे, इसलिए वो कपड़ा ले आते हैं। अब 58 डेज़ उन्हें हो चुके हैं इस पूरे तूफान में फंसे हुए। टिनटिन वहाँ पे एक पर्सन होता है जिसको फ़ोटोज़ लेने का बहुत शौक होता है, तो वो वहाँ पे सबकी फ़ोटोज़ निकाल रहा था, कुछ यादें कि भाई हम कैसे फंसे हुए थे, कितने लोग बचे हैं, तो इस तरीके की वो फ़ोटोज़ निकाल लेता है। अब 11 दिसंबर 1972 में नूमा भी मर जाता है बिकॉज उसके जो पैर में सेप्टिक फैल जाता है और वो कुछ खा भी नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा वीक हो गया था, और इसीलिए वो भी मर जाता है। अब लास्ट एक प्लान करते हैं रोबोटो, नैंडो एंड रॉय। वो लोग अब फुल प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हैं। पहले क्या होता है, वो 2-3 बार आगे गए थे बट उन्होंने कुछ प्लानिंग नहीं की थी। अब ये लोग पूरी प्लानिंग के साथ जाते हैं। जो वो वाटरप्रूफ कपड़ा था उससे एक बड़ा सा स्लीपिंग बैग बना लेते हैं। खाने के लिए काफ़ी सारी जो डेड बॉडीज़ के छोटे छोटे पीसेस करके अपने साथ में लेके जाते हैं, और पूरे कपड़े अच्छे से पहन के जाते हैं, सनग्लासेस लगा के जाते हैं, मतलब वो पूरा पैक होके 3 लोग जाते हैं। जैसे ही वो लोग आगे जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा 4-5 दिन चलने के बाद वो एक पहाड़ी तक पहुंच पाते हैं, बट वहाँ से उन्हें नज़र तो आता है कि कुछ हरी हरी पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, बट अब उनके पास खाना सिर्फ 2 ही लोगों का बचा होता है। मतलब अगर 3 लोगों में डिवाइड करते खाना तो वो 2 दिन नहीं चलता। तो उनमें से जो एक पर्सन होता है रॉय, वो वापस हो जाता है और रॉय कहता है कि तुम दोनों जाओ और ज़रूर कोई रास्ता निकाल के आओगे क्योंकि अब खाना भी हमारे पास ज़्यादा नहीं बचा है। तो रॉय वापस आ जाता है, वो लोगों को प्लेन में आके बताता है कि हमें रास्ता ज़रूर मिल जाएगा, और वो दोनों, मुझे पक्का यकीन है कि हमारे लिए कोई गुड न्यूज़ ही लेकर आएंगे। तो रोबोटो एंड नांडो आगे बढ़ते हैं। अब उन्हें बर्फ़ ख़त्म हो चुकी है, हरी भरी पहाड़ियाँ नज़र आ जाती हैं। रात को वो स्टे करते हैं, सुबह जब उठते हैं तो वहाँ नदी होती है, नदी का पानी पी रहे होते हैं, तभी उन्हें एक इंसान नज़र आ जाता है और यही एक होप होती है। घोड़े पे एक आदमी होता है, उसे वो अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हम कैसे फंस चुके हैं। इस तरीके से वो वहाँ पे फिर स्टे करते हैं उस घोड़े वाले आदमी के पास। वो लोग उन्हें खाना वाना खिलाते हैं, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन एयरक्राफ्ट्स के पास पहुँचाई जाती है, एंड देन लास्ट में सारे लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाता है। रेडियो उनके पास होता है प्लेन वालों के पास, वो रेडियो में सुन लेते हैं कि किस तरीके से उनके दोनों दोस्त पहुंच चुके हैं और उनको भी अब जल्दी ही निकाल लेंगे। फिर वहाँ पे नैंडो एंड रोबोटो प्लेन के साथ आते हैं अपने दोस्तों को बचाने। हेलीकॉप्टर से सारे दोस्तों को बचाया जाता है। 17 लोग एंड में बचते हैं, क्रू मेंबर्स तो सारे ही मर चुके थे। 17 लोग अब आ जाते हैं, एक हीरोज़ की तरह उनका वेलकम किया जाता है, मीडिया आ जाती है, बहुत भीड़ होती है, उनके पेरेंट्स आ जाते हैं, फैमिली आ जाती है, सब कुछ आ जाता है, बहुत भीड़ होता है बहुत। लेकिन उन लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है। हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, उनके कपड़े उतारे नहीं जाते, उनको काटा जाता है, बिकॉज उन्होंने 2-3 महीने से जो वो कपड़े पहने हुए थे वो फंस चुके थे, बिल्कुल अकड़ चुके थे। उन्हें कैंची से काटा जाता है, उन्हें नहलाया धुलाया जाता है, बॉडी में कुछ नहीं बचा होता, लोगों के ट्रीटमेंट किया जाता है, और वो सारे के सारे अभी भी सदमे में होते हैं। अब आप भी समझ सकते हैं कि जब इतने बुरे तूफान में, इतने बड़े क्रैश में लोग फंस चुके हैं और सारी उम्मीद खो चुके हैं, फिर भी 17 लोग एक होप से बच जाते हैं, लेकिन उनकी जो मानसिक स्थिति है वो अभी भी ठीक नहीं होती। तो गाइज, ये थी एक रियल बेस्ड स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। और कौन सी स्टोरी आप मुझसे सुनना चाहते हैं शॉर्ट में, आप ज़रूर हमें बताइए कमेंट बॉक्स में, और इसी तरीके से हमें अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।